So India's export concentration across states has increased. पिछले मंथ्स के डाटा के अकॉर्डिंगली इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ। ये तो एक प्रूवन फैक्ट है, तो क्लियर फैक्ट है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और उसमें अमेरिका के सैंक्शन लगाने के बावजूद हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। और उसमें कहते हैं कि टोटल एक्सपोर्ट टू अमेरिका वो भी इंक्रीज हुआ, हालांकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, बावजूद इसके हमारा एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को टूवर्ड्स अमेरिका इट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। एंड अलॉन्ग विद दैट इंडिया इज मेकिंग FTA विद अदर कंट्रीज। रिसेंटली जैसे इसकी अगली न्यूज़ जो हमारी है दैट इंडिया रिसेंटली FTA उसने साइन किया, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों ने न्यूजीलैंड से साइन किया। इससे पहले हम लोग जो है वो ओमान से FTA कर चुके हैं, फिर हम लोगों ने इंग्लैंड से FTA किया है, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा FTA हो चुका है। और इससे भी एक फैक्टर है कि इससे भी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बट अब इस ग्रोथ के साथ साथ एक्सपोर्ट के साथ साथ एक एस्पेक्ट ये भी है कि इंडिया की, अब हम लोग ओवरऑल एक्सपोर्ट को अगर इमेजिन करें या इंडिया के टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट को देखें, उसमें कुछ लिमिटेड स्टेट्स हैं जिनका एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है या जिनके यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। अब उसके पीछे कई सारे मल्टीपल फैक्टर हैं जिसकी वजह से कोई एक स्पेसिफिक स्टेट है जिसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है, स्टेट की अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है कि अपने बिजनेसमैन को वो कैसे प्रमोट करती है। पॉलिटिकल इश्यूज को हम लोग साइड में रख लेते हैं, तो अदरवाइज आप देखो कि जो स्टेट्स अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करेगी वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी, बिजनेस बढ़ेगा, ऑब्वियसली सरप्लस प्रोड्यूस होगा या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे जिसके कंपैरेटिवली जो प्राइसेस हैं वो इंडिया से ज़्यादा मिलेंगे, तो कोई भी इंडिविजुअल एक्सपोर्ट करेगा। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट करना जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए। मेरी स्टेट जहां मैं रहता हूं, इस स्टेट में लगातार 95 से जो इंडस्ट्रियल डिक्लाइन है, यहाँ से इंडस्ट्री कॉन्टिन्यूसली माइग्रेट हो रही है। इसी तरह से हरियाणा में भी कोई खास ग्रोथ जो है वो रजिस्टर नहीं हुई, और हिमाचल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इनका रोल जो है वो बहुत थोड़ा है, निग्लिजिबल ही है कुल मिला के। हाँ, हरियाणा में कुछ ठीक ठाक, उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं क्योंकि दिल्ली के पास लगता है, इस करके उनका जो विजन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब हम लोग इसको देखते हैं। Analysis of RBI state-wise export handbook for statistics on India state 2024-25 revealed that India's export growth is becoming increasingly concentrated in a small group of states. तो कुछ गिनी चुनी स्टेट्स ही हैं जहां तक ये एक्सपोर्ट हो रहा है, या ये जो स्टेट्स हैं ये एक्सपोर्ट कर पा रही हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा है इनका। And highlighted to the deepening regional and structural imbalances in economic development. Overview of India's export performance. As aggregate level, India's export appear resilient, support by करेंसी डेप्रिसिएशन एंड पॉलिसी सपोर्ट। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है, जब आपकी करेंसी की वैल्यू गिरती है, आपकी करेंसी डॉलर की कंपैरेटिवली सस्ती होती है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। टीवी पर अक्सर सुनने को मिलता है कि रुपया गिर गया, रुपया और डाउन हो गया। इसका मतलब ये कि अब कोई अमेरिकन अगर आपसे सामान खरीदता है उसको कम डॉलर पे करने पड़ेंगे। जब आपको किसी भी कंट्री को, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, किसी भी कंट्री को अगर कम डॉलर पे करने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा परचेज करेंगे। तो एक एस्पेक्ट ये भी होता है ट्रेड बढ़ाने का, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का और इंपोर्ट को डिस्करेज करने का। स्टेट लेवल डिसएग्रीगेशन प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर है। एक्सपोर्ट ग्रोथ इज अनलिवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब हर स्टेट में ग्रोथ रेट या ग्रोथ स्टोरी सेम नहीं है। हैंडफुल ऑफ स्टेट डोमिनेट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। कुछ ही स्टेट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर है। Challenges of the conventional belief that export expansion automatically leads to broad based industrialization है, employment generation है, regional convergence है। Then instead export success increasingly reflect pre-existing economic advantages. Rising export concentration among few states. कुछ ही states हैं जिनका एक्सपोर्ट बढ़ा है। कौन कौन सी states? अब इसमें देखो महाराष्ट्र है, बड़ा एस्पेक्ट ये है कि कोस्टल स्टेट्स है, गुजरात कोस्टल स्टेट है, तमिलनाडु कोस्टल स्टेट, कर्नाटका में वही कंडीशन है। अब इन सबसे हटके उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पिछले कुछ सालों से लगातार फोकस कर रहे हैं, तो यूपी का जो एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है। अब यहाँ पर हम लोग यूपी के ओवरऑल ट्रेड को अगर देखते हैं तो यूपी का 20.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। Then instead export success increasingly reflect pre-existing economic advantages. में around 5 years ago the combined share was close to 65%. अभी कितना है? Now 70%.
indicating a steady rise in concentration. The trend reflects a core periphery pattern. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आता है, इकोनॉमिक टर्म है कोर पेरिफेरी पैटर्न. कोस्टल एंड इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट्स इंटीग्रेट मोर डीपली इनटू ग्लोबल मार्केट्स. अब हम लोग यहाँ से बैठ के अगर हम लोग यूपी को देखते हैं तो 2010 या 2010 से पहले 1990s से 2015-16 तक, हम लोग 2015 या 15 तक ही मान लेते हैं, तो 2015-16 तक ये कंडीशन थी कि यूपी से पंजाब की तरफ माइग्रेशन ज्यादा होता था. अभी कंडीशन जो है वो थोड़ी थोड़ी बदल रही है. यूपी की पॉपुलेशन वहीं स्टे कर रही है, पंजाब की तरफ कम माइग्रेशन है. माइग्रेशन तो अभी भी है बट रूरल एरिया से, बैकवर्ड एरिया से माइग्रेशन है. So large parts of the northern and eastern states remain marginal participants. तो पंजाब मार्जिनल पार्टिसिपेंट है, हरियाणा मार्जिनल, हरियाणा ठीक ठाक है, हरियाणा हिमाचल का रोल बड़ा थोड़ा है, जम्मू कश्मीर का रोल थोड़ा है. वो समझ आते हैं क्योंकि पहाड़ी स्टेट्स हैं. हम प्लेन में आते हैं फिर भी हमारा रोल जो है कंपैरेटिवली कम है. द हर्फेनडाल हर्शमैन इंडेक्स, HHI इंडेक्स कहते हैं, for export concentration has risen. HHI commonly used for competition authorities to measure market concentration. A rising HHI in exports indicate regional divergence, not convergence. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी स्टेट की रेशियो ज़्यादा है, किसी स्टेट में वो कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा नहीं है. तो चेंजिंग नेचर ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड, द ट्रेडिशनल पाथवे ऑफ डेवलपमेंट थ्रू लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इज नैरोइंग. ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड ग्रोथ हैज स्लोड. अब नाउ द पॉइंट इज, अब दो तरह से हम लोग इंडस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिवाइन करते हैं. एक है लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पर लेबर का रोल ज्यादा है, और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव जिसमें कैपिटल का रोल यानी कि पैसे का रोल ज्यादा है. बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, प्रोडक्शन ज्यादा है, मशीनरी है, कंप्यूटराइजेशन है, उसके ऊपर फोकस ज्यादा है. तो कैपिटल इंक्रीजिंग फ्लो इज रीजन विद द हायर प्रोडक्टिविटी, greater economic complexity, strong institutional capacity and cheap labor alone is no longer sufficient. अब हम लोग कहें कि सस्ती लेबर है, उसका रोल कंपैरेटिवली कम होता जा रहा है. इंडस्ट्री धीरे धीरे ऑटोमेशन की तरफ आती है, बड़े इंडस्ट्री यूनिट्स आ गए जहां पर ऑटोमेशन के ऊपर फोकस कंपैरेटिवली ज्यादा है. तो एग्लोमरेशन एडवांटेजेस टू लीडिंग स्टेट्स, एक्सपोर्ट डोमिनेंट स्टेट पोजेस डेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, एडवांस लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट्स, स्किल्ड लेबर पूल्स, सप्लायर एंड एंसिलरी नेटवर्क हैं, financial depth and access to credit है. These agglomeration effects reinforce spatial clustering, making relocation of the lagging regions economically unattractive. अब structural deficit in hinterland states, many inland and eastern states face inadequate infrastructure. अब जो पहाड़ी स्टेट्स का समझ आता है, जम्मू कश्मीर का समझ आता है, हिमाचल का, या फिर सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं जो असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन स्टेट्स का समझ आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं है. उसके बाद वीक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती नहीं, पढ़ाई भी उसी टाइप की है. तो ये एक बड़ा फैक्टर है. पढ़े लिखे तो हैं बट कहानी दूसरी है, वो स्किल्ड नहीं है और किसी टेक्निकल स्ट्रीम में नहीं आते. देन उसके बाद लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, पुअर इंटीग्रेशन ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ वो अपने आप को लिंक नहीं कर पाते. तो द कंस्ट्रेंट्स प्रिवेंट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स हैं. शिफ्ट फ्रॉम लेबर इंटेंसिव टू, अब जिसको मैंने डिस्कस किया, अब ये लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ ज्यादा हो रहा है. क्रूशियल ट्रेंड इमर्जिंग फ्रॉम डाटा इज कैपिटल डीपनिंग विदाउट प्रोपोर्शनल जॉब क्रिएशन. इसका मतलब ये है कि कैपिटल का रोल ज्यादा है. इसका मतलब ये है कि कैपिटल इंटेंसिव जो है जॉब कंपैरेटिवली ज्यादा है या एक्सपोर्ट ज्यादा है. अब यहाँ पर जो रोल है दैट इज लेबर इंटेंसिव नहीं होना, इसका मतलब ये कि कंपैरेटिवली लेबर या एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंपैरेटिवली या तो स्टेबल है और डिक्लाइनिंग है. इसका मतलब ये कि जब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जब आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो उसके इसमें आपकी लेबर को जॉब ज़्यादा मिलनी चाहिए. आपकी लेबर को उतनी जॉब्स नहीं मिल रही, उतना जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा जितना होना चाहिए. इसका मतलब ये कि ग्रोथ तो है बट उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ है. तो ग्रोथ विद अनएम्प्लॉयमेंट है जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है. सो उसके बाद एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, पहली बात तो ये, और दूसरा किसी स्टेट में ग्रोथ है, किसी स्टेट का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, किसी स्टेट का कम है. तो ये जो डिफरेंशिएशन है, डिस्पैरिटी है दो स्टेट्स के बीच की, ये भी एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है. सो जो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है. फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रू बाय ओवर 10% एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ लैग्ड अराउंड 7%.
तो या तो ये एवरेज है या कम है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी 10% है, बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो 7% के आसपास है। फिक्स कैपिटल पर वर्कर हैज इंक्रीज शार्पली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट्स आर जनरेटिंग वैल्यू विदाउट अब्सॉर्बिंग सरप्लस लेबर, तो एक्सपोर्ट्स आर जनरेटिंग वैल्यू विदाउट अब्सॉर्बिंग सरप्लस लेबर, तो जो सरप्लस लेबर है, जो बेरोजगार लोग हैं, वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहे उसके अंदर। देन उसके बाद दिस वीकन द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट एंड मॉडल वेयर द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स पुल लेबर आउट ऑफ एग्रीकल्चर, क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन बेरोजगार ना हो, उनको भी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो इस करके गवर्नमेंट को जो उसी तरह से फोकस करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स एंड लेबर मार्केट ट्रेंड्स हैं। पीएलएफएस data shows that manufacturing share is total employment remains stagnant at 11.6 to 12% despite record export values. Employment elasticity of export has declined. So export linked jobs are increasing, capital intensive, spatial concentrated in selected clusters. अब electronics in Tamil Nadu, कुछ स्पेसिफिक एरियाज एंड जो नोएडा है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पर जनरेशन जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है, या इनका एक्सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो पहली बात, या तो वो कैपिटल इंटेंसिव है या फिर वो क्लस्टर जॉब है, इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु के अंदर और नोएडा के अंदर। वेज शेयर इन नेट वैल्यू एडेड हैज डिक्लाइंड, तो प्रोडक्टिविटी गेन्स आर अकरिंग मोर ऑन कैपिटल देन द लेबर। अब यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर फिर वही कुल मिला के ये कि आपकी लेबर को जॉब नहीं मिल रही और आपका जो कैपिटल है उसका रोल जो है कंपैरेटिवली बढ़ता जा रहा है। दिस रेजेस कंसर्न्स ओवर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए, इंडस्ट्री में भी ग्रोथ हो प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्लाइन हो और लेबर को भी ज्यादा जॉब्स मिले। फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स इन हिंटरलैंड स्टेट्स, credit asymmetry, export leading states often have credit deposit ratio over 90%, allowing local savings to fuel local industry. Many lagging states, for example Bihar, Eastern UP, have CD ratio below 50%, credit deposit ratio। मतलब ये कि जितना पैसा लोगों का बैंकों के पास आया है, बैंक उस पैसे का कितने % लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपए जमा है तो बैंक उसमें से कितना पैसा लोगों को लोन के फॉर्म में दे देता है। अब कुछ स्टेट्स हैं जहां पर तो ये कुछ स्टेट्स में ये 90% तक है, जितना पैसा आया 90% तक हो गया, बट कुछ स्टेट्स हैं बिहार जैसे ईस्टर्न यूपी है, यहाँ पर ये रेशो 50% से भी कम है। इसका मतलब बैंकों के पास तो पैसा है पर लोग मांगने नहीं आ रहे, उनसे मांगने इस करके नहीं आ रहे क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे नहीं है, या फिर अवेयरनेस नहीं है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, कुछ भी समझो आप, कुछ एरियाज में ये वीक है। देन उसके बाद विशियस साइकिल ऑफ, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हो सकती हैं, बिजनेस प्रमोशन को लेकर रिलक्टेंस भी हो सकती है, या इनसिक्योरिटी हो सकती है, सोशल इश्यूज हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हो सकते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई इशू है जिससे इन दोनों स्टेट्स में कंपैरेटिवली ये डिक्लाइनिंग है। विशियस साइकिल ऑफ अंडर डेवलपमेंट क्या होता है? सेविंग फ्लो आउट ऑफ पुअर स्टेट्स। तो पुअर स्टेट से जो पैसा जो उनका सेविंग्स का आ रहा है वो दूसरी स्टेट्स के लोग जो है उसका एडवांटेज ले रहे हैं। लिमिटेड इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट फॉलो है। देन उसके बाद वीक एक्सपोर्ट कैपेसिटी परसिस्टेंट है। द रीइंफोर्स रीजनल इनइक्वालिटी एंड कैपिटल कंसंट्रेशन। Then rethink export as a development metric. The emerging evidence suggests that structural shift. Exports are no longer the engine of development. सिर्फ exports को हम लोग development का engine नहीं मान सकते. Instead, export are outcome of the prior industrial and institutional development. States do not export their way into prosperity. The key export because they are already productive. Policy implications क्या है? Using export growth as a proxy for job creation, regional equality, इन सब के लिए ये जरूरी है पॉलिसी इंप्लीकेशन के अंदर। और उसके साथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी मिसलीडिंग। द नैरो एक्सपोर्ट सेंट्रिक नैरेटिव रिस्क इग्नोरिंग। नैरो एक्सपोर्ट सेंट्रिक नैरेटिव रिस्क इग्नोरिंग क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि आप जॉब तो दे रहे हैं पर उसकी क्वालिटी क्या है। अगर स्किल्ड आदमी या फिर पढ़ा लिखा आदमी जो अनस्किल्ड या अनपढ़ वाली जॉब कर रहा है तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिग्नल। उसके अलावा रीजनल इम्बैलेंसेस है, ये भी अच्छा सिग्नल नहीं है। कोई स्टेट ज़्यादा तरक्की कर रही है 70% तक जो है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जो ग्रो कर रही हैं, बाकी की स्टेट्स में वो ग्रोथ नहीं आ रही। उसके बाद रीजनल इंबैलेंस है। ह्यूमन कैपिटल आउटकम्स है। ह्यूमन कैपिटल आउटकम जो है वो भी जो एक बड़ा फैक्टर है। तो प्रीलिम के लिए जो 5 स्टेट्स अकाउंट 70% है। एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन यूजिंग HHI एंड मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट शेयर स्टैग्नेंट 12% तक है। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट शेयर
स्टेगनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, उन स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ है तो उसमें लेबर को भी जॉब ज़्यादा मिलनी चाहिए। कैपिटल डीपनिंग एविडेंट फ्रॉम एएसआई डाटा एंड सीडी रेशियो रिफ्लेक्ट एन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर।